हम लोगों ने रिस्क के ऊपर काम कर लिया था। बारिश थी और जो बच्चे नहीं आए थे फिज़िकली वो रिकॉर्डिंग में उसको देख लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ले जी, सिस्टम का एक चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, चैप्टर नंबर 7, मगर उसमें से अगर आपको याद हो तो लैंग्वेजेस वाला पोर्शन रह गया था। तो आज जो YouTube के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो उसमें डे 5 सेशन 4 होगा जो लैंग्वेजेस के ऊपर बात कर रहा होगा। हमारा जो आज का मेन टारगेट है वो है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 के साथ, सिस्टम का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने बात करनी है ERP की। किसकी बात करनी है दोस्त? ERP की। ये ERP किसे कहते हैं? अंग्रेजी के 3 वर्ड्स हैं। E स्टैंड्स फॉर एलिफेंट, R स्टैंड्स फॉर रैट, P स्टैंड्स फॉर पेंगुइन। एलिफेंट, रैट, पेंगुइन। नहीं, चैप्टर ख़त्म हो गया। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्राइज किसे कहते हैं? व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज कहते हैं एंटिटी को, इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को। रिसोर्स एसेट्स, प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाना, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए वो देखना। अब इनको जोड़ के पढ़ें। एक इदारे के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ठीक तरीके से किस तरीके से हम प्लान करके अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ ERP। अब अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं तो उस कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं? कोई बता सकता है? 6-7। कौन से 6-7 होते हैं? जो टिपिकल डिपार्टमेंट्स कंपनियों में होते हैं उसमें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंटल हेड होगा। हर डिपार्टमेंटल हेड क्या चाहता है कि उसका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को ओवरसी कौन कर रहा होगा? डायरेक्टर, CEO। तो CEO क्या चाहेगा कि उसको हर डिपार्टमेंट से अलग अलग रिपोर्ट लेनी ना पड़े। CEO क्या चाहेगा? हर डिपार्टमेंट से अलग अलग रिपोर्ट्स लेनी ना पड़े। वो ये भी चाहेगा कि मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, सेटअप बना दिया है, मैं फिज़िकली क्यों हूँ? जो टीम है वो काम करे, मैं घर बैठ के ऑनलाइन डिजिटली इन सब की परफॉर्मेंस को असेस कर सकूं, देख सकूं, एनालाइज कर सकूं। तो ऐसे में जो सिस्टम हमारे सामने आता है उसका क्या नाम है? ERP सिस्टम। तो ERP सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको डिफरेंट मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के साथ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही होती है। सेल्स के अपने फॉर्म्स होंगे, परचेज का एक अपना मॉड्यूल होगा, उसमें अपने फॉर्म्स होंगे, अपनी रिपोर्ट्स होंगी, प्रोक्योरमेंट का अपना सब कुछ सेटअप होगा। इसी तरह जो आपकी प्रोडक्शन है उसका सेपरेट होगा, फाइनेंस का सेपरेट बना होगा, अकाउंट्स का सेपरेट बना होगा। हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल मॉड्यूल्स बने होंगे जिस पे रबैक लगा होगा। रबैक मीन्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और कुछ केसेस में तो अबैक भी लगाया जा सकता है, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ERP सिस्टम इज़ व्हाट, जो कि आपके सारे इदारे को वन स्क्रीन पे लेके आ रहा है। आप एक स्क्रीन से देख सकते हैं कि आज प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई है, आज सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है, इनकम एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट्स निकाल सकते हैं। आप जो मर्ज़ी डाटा उससे हासिल करना चाहें आप उससे डाटा हासिल कर सकते हैं। जिस मर्ज़ी तरह की रिपोर्ट्स बनवाना चाहें रिपोर्ट्स भी बनवा सकते हैं। बैकएंड के ऊपर
SQL नामी डेटाबेस ऑपरेट कर रही होती है। बैकएंड में क्या चलती है? SQL नामी डेटाबेस चल रही होती है। उस डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। आप उस डेटाबेस को यूज़ करके अपने तमाम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है कि यूज़र के पास जो व्यू आएगा वो कौन सा व्यू होगा? एक्सटर्नल व्यू। डाटा कहाँ पे पड़ा है? डेटाबेस के अंदर, कंसेप्चुअल लेवल। और बैकएंड के ऊपर सर्वर पे कहाँ पे पड़ा है? ये कौन सा लेवल था? इनर लेवल। इनर लेवल या फिजिकल लेवल। अब पढ़ते हैं। कहता है एन ERP सिस्टम इज अ single integrated software platform हाँ वही करने लगा that helps a company अब हो रहा है ना manage and automate its business activity। मैनेज भी हो रहा है और तमाम एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट भी किया जा रहा है। सर ऑटोमेशन से क्या मुराद होती है? शायद कि ऑटोमेटिक तरीके से काम करें। ये जितने भी की डिपार्टमेंट्स हैं सबको जोड़ता है, सच एज फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेंट्री, सेल्स इनटू अ वन सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। पर्पस क्या है ERP का? कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ मिलजुल के काम करें। सेंट्रल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, तमाम प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और कंपनी को हेल्प करता है टू मेक बेटर डिसीजंस। इजी प्रॉब्लम। अब सबसे मज़े की बात, इस चैप्टर में याद कुछ नहीं करना, बस सोचना। सोचते जाएंगे, पॉइंट्स बनते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सोचते हैं। आपने कहा सर कंपनी में ढेरों डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक एक करके डिपार्टमेंट जहन में लाएं और उसका काम जहन में लाएं। पहला हमारे पास कौन सा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसका हेड कौन होगा? CFO। इस डिपार्टमेंट के की फंक्शंस कौन कौन से होंगे? बताएं। इस डिपार्टमेंट के की फंक्शंस कौन कौन से होंगे? आपके नज़दीक कौन कौन से की रोल्स हैं इस डिपार्टमेंट के? फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? पैसा कहाँ से आ रहा है, किन सोर्सेज से आ रहा है? शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, बॉन्ड्स के थ्रू पैसा आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है या डेट होल्डर से आ रहा है? पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है? फ्यूचर में हमें कितने पैसे मज़ीद चाहिए होंगे? हमारी कैश ऑपरेटिंग साइकिल प्रॉफिट में है, लॉस में है? बेसिकली जितने भी कैश फ्लोस के मामलात हैं वो सारा का सारा कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? फाइनेंस। अब एक एक करके पढ़ते जाएं। इसका मेन काम क्या है? लेजरिंग करना। सेकंड, अकाउंट्स पेएबल्स को देखना, रिसीवेबल्स को देखना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि कल को फ्यूचर में कंपनी को कितने पैसे चाहिए होंगे, बजटिंग करना, टैक्स मैनेजमेंट करना और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। अब इसमें याद कुछ नहीं करना, ये काम आपको आने चाहिए। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सारे काम करता है। इसी तरह जो मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। आप मुझे बताएं ना, ह्यूमन रिसोर्स क्या काम करता है? कुछ नहीं करता। रिक्रूटमेंट करता है, एम्प्लॉयज़ हायर करता है, सैलरीज को डिसाइड करता है, छुट्टियां एलोकेट करता है, बोनसेस लगाता है, वर्कफोर्स की ट्रेनिंग में हेल्प करता है। और डिसीजन मेकिंग कौन सी? एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करता है, निकालता है। और बताएं ना क्या क्या काम है HR डिपार्टमेंट की? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जॉब ड्यूटीज़ बताता है। अब जरा पढ़ें, एक एक करके पढ़ते जाओ। पहला क्या है? एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स रखता है। सेकंड, पेरोल को, सैलरी को प्रोसेस करता है। तीसरा, रिक्रूटमेंट करता है, बंदों को हायर करता है, उनको ऑन बोर्ड करता है, कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, परफॉर्मेंसेस को एवेलुएट करता है। और आखिरी,
जो छोड़ के जा रहा है उसको कुछ बोनस वगैरह, या जितनी लीव्स हैं उनको देना, ग्रेजुटी वगैरह देखना, ये सारे के सारे काम किसके हैं? HR डिपार्टमेंट के। अब मज़े की बात है कि एक ERP सिस्टम के अंदर हर फंक्शन के लिए अलग से डॉक्यूमेंट बने होंगे। अकाउंट्स पेएबल का डॉक्यूमेंट अलग बना होगा, रिसीवेबल का अलग बना होगा, टैक्स का अलग बना होगा। तो जितने भी काम हैं उन सब के लिए डिफरेंट क्या बने होंगे? यहाँ पे फॉर्म्स बने होंगे, पेजेस बने होंगे। तो आपने कुछ याद नहीं करना, बस जहन में रखना है कि हर डिपार्टमेंट का काम क्या क्या है। मज़ीद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये कौन से लोग होते हैं दोस्त? ये कौन होते हैं? कस्टमर आपका है, आपसे छूट के, रूठ के किसी और के पास ना जाए, ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिपार्टमेंट की है। देखिए, सेल वालों ने सेल कर दी, प्रोडक्शन वालों ने प्रोड्यूस कर दिया, कैश वालों ने कैश ले लिया। अब कैसे कंपनी ये इंश्योर करे कि ये कस्टमर हम लूज़ ना करें? कैसे ये कस्टमर हम लूज़ ना करें? देखिए, मार्केटिंग तो आपने जाके इश्तहारबाजी कर ली, उससे शायद नया बंदा आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये पुराना बंदा हमसे रूठ के ना जाए। इसने अगर एक दफ़ा हमसे ख़रीदारी की है तो ये दोबारा भी आए, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आए, इसकी लॉयल्टी बढ़े। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट इदारे कायम करते हैं जो कि इनको कॉल्स करता है, इनको ईमेल्स करता है, इनसे राब्ते में रहता है, इनसे पूछता रहता है कि सर हमारी ये वाली डील चल रही है, कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? सर हमने ये ऑफ़र लगाई हुई, कि आप आना पसंद करेंगे? तो अगर किसी बंदे ने ख़रीदारी ना भी करनी हो ना, तो वो बार बार इनसे इम्प्रेस होकर ही अपनी ख़रीदारी कर लेता है। तो ये डिपार्टमेंट सेल्स को ट्रैक रखता है, डिलीवरीज़ को देखता है, मार्केटिंग को सपोर्ट करता है, सेल्स को सपोर्ट करता है। टेक्निकली ये कस्टमर हैंडलिंग है। कस्टमर के जितने भी मसले हैं किसने देखने हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ने देखने हैं। आपने शायद देखा हो, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट कॉल करें तो वो आपको आपके नाम से पुकारते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं सर ये ऑर्डर आपके ऑफिस एड्रेस पे लेके आए हैं या आपके होम एड्रेस पे लेके आए हैं? सर आपने लास्ट टाइम हमसे ये चीज़ बाय की थी, क्या आप वैसे ही चीज़ दोबारा से चाहेंगे? सर जो लास्ट टाइम की रिक्वायरमेंट्स थी। अब हो क्या रहा है? कस्टमर आपका इम्प्रेस हो रहा है, कस्टमर खुश हो रहा है कि यार मुझे वैल्यू मिल रही है, कोई मुझे जानता है, कोई मुझे, मेरा रेस्टोरेंट मुझे जानता है। तो अब अगर उसका मूड नहीं भी होगा तो वो शायद दोस्तों को दिखाने की खातिर वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दे कि यार देखो तुम्हारे भाई की टोर कितनी है। रेस्टोरेंट तक उसकी पसंद नापसंद को जानते हैं, बेशक घर में कोई ना पूछता हो उसको, रेस्टोरेंट वाले जानते हैं। फिर जब कस्टमर को इतनी वैल्यू फील होती है ना, तो वो उस स्पेसिफिक कंपनी के साथ, इदारे के साथ लॉक हो जाता है, फिर उसको छोड़ता नहीं है। क्यों? इज्जत मिल रही है, उसको वैल्यू मिल रही है, बाहर मिले या ना मिले, तो फिर उसी का हो के रह जाता है। एक दफ़ा पढ़िएगा। मार्केटिंग कैंपेन्स में हेल्प करता है कि नया कस्टमर क्या चाहता है, पुराने वाले को क्या चाहिए, किस तरह की मार्केटिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, कौन कौन से डिज़ाइन देने हैं, कहाँ पे कस्टमर ज़्यादा। देखो, कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ कौन है? ये इसको ज़्यादा बेहतर पता है कि कस्टमर की साइकी इस वक्त क्या चल रही है। तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, जो आप InDrive पे, ऊबर पे कस्टमर को जो उनका सपोर्ट होता है, उनको मैसेज करते हैं कि भाई ये राइड नहीं आई, ये उसने कैंसिल कर दी है, ये सब भी कौन देखता है? कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास होता है सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। सर ये कौन सी मैनेजमेंट होती है? सप्लाई चेन, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप तक पहुंचते हैं, जिस ज़रिए से पहुंचते हैं, जिस ज़रिए से वो आप तक सप्लाई किए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें सबसे बड़ा जो एक फिनोमेना होता है, वो हम ये चाहते हैं कि चीज़ जल्द से जल्द पहुंच जाए, डिले ना आए। क्योंकि जब हमें डिले आएगा तो हमारे कस्टमर को ऑटोमेटिकली डिले आ जाएगा। हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? ये डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट करेगा, ये डिपार्टमेंट इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। देखिए, अंधाधुंध ना ख़रीदारी करनी,
सोच समझ के ही हम लोगों ने माल को परचेज़ करना है कि हमारे पास अभी कितना पड़ा हुआ है, फ्यूचर में कितना चाहिए। उसके बाद शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, किन ज़रियों से लेके आना है, कैसे लेके आना है, कितने किराए पे लेके आना है, कहाँ कहाँ से उसको गुजारना है और किस से सामान ख़रीदना है। वेंडर मैनेजमेंट, किसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या पूरी क्वांटिटी कौन देता है, फिर क्वालिटी क्वांटिटी दोनों किसकी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है मगर वो दूर बहुत है, उतनी जल्दी सामान यहाँ पे आ, तो ये बहुत सारे मसले होते हैं जो कि डिपार्टमेंट कौन सा देखता है हमारा, क्वालिटी नहीं, कौन सा देखता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर मज़ीद मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। सर ये तो अब आप मुझे बताएंगे ना कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है, क्या काम करता है। प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सामान बनाता है, ये तो एक ही बात हो गई। कोई नई बात बताए ना। मशीनें जो वहाँ पे लगी हुई हैं, मशीनों की एफिशिएंसी उसको देखता है। जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बाय बनाने हैं, फिर बाय से क्या कोई फ़ायदा मिल सकता है ये नहीं, ये डिसाइड करता है। कितना बनाना है, किस तरह का बनाना है, क्वालिटी मेंटेन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करता है। जो जो बातें सीएमए के ज़हन में आ रही है ना, बस आप बोली चले जा रहे हैं, बोली चले जा रहे हैं। ओवरहेड्स को मैनेज करता है, ठीक है, इट इज़ फेयर इनफ। एक दफ़ा रीड कीजिए, रटा नहीं मारना, रीड करें। हाँ जी, ओके। अच्छा, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट पर क्या काम करेगा, इनका क्या रोल होगा, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस का क्या रोल होगा। और क्या भाई, हमारे इस वक्त वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना सामान मज़ीद आने वाला है, कितना सामान देना है, परचेज़ कितना करके लेके आ रहे हैं, गुड्स डिलीवरी कितनों को करनी है, गुड्स रिसीव कितनों से होना है, जो गुड्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या स्टॉक ज़्यादा तो नहीं है, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट, एनआरवी, एक्सपायरी, ये सब किसने देखनी है, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस ने देखनी है। पढ़े सर, पहला पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री ट्रैक कब आएगी, कहाँ से आएगी। ऑर्डर फुलफिलमेंट, कितना ऑर्डर जाना है, कौन कौन सा सामान जाना है, वो निकल आया नहीं निकल आया, उसको पैक कर दिया नहीं कर दिया। वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, वेयर हाउस में कितनी कैपेसिटी पड़ी हुई है। फिर डिमांड, फ्यूचर में कितनी डिमांड जनरेट हो सकती है। ये सारे के सारे काम किसके हैं, इन्वेंट्री वालों के। फिर प्रोक्योरमेंट, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट। और नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये कौन सा होता है, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाता है। वंस द प्रोजेक्ट इज डन, वो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर नया प्रोजेक्ट, फिर नया, फिर नया। तो हर इदारे में वी फाइंड आ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसका मेन काम क्या होता है, परचेजिंग करना, टाइमली परचेजिंग करना, अच्छी कॉस्ट पे परचेज करना। तो ये परचेज ऑर्डर्स को, सप्लायर्स को और कॉस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो पूरे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करता है, उनको बजट्स एलोकेट करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है और उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता रहता है दोस्त, ट्रैक करता रहता है। अब अगेन हमने देखा देखी आधा चैप्टर कर लिया, उसमें कुछ याद नहीं करने वाला। 2-4 दफ़ा अगर आप उसको तरीके से पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बातें दिमाग में बैठना शुरू हो जाती हैं। सर बेनिफिट्स क्या होंगे, हम एक ERP सिस्टम क्यों लगवाएं, किताब से मैं बाद में पूछूंगा, पहले आपसे पूछूंगा, हम क्यों लगवाना चाहते हैं एक अदद ERP सिस्टम, हमारा क्या फ़ायदा है उससे। इदारे की एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रेपुटेशन बढ़ सकती है, कस्टमर के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स और क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है, कोलैबोरेशन बढ़ सकती है। और बताएं, हमारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड होंगे। और बताएं, प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होगी, हम इजीली स्केल अप
कर सकते हैं, इदारा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट कर सकता है, और कस्टमर जाएगा नहीं, कस्टमर नीड्स जल्दी सेटिस्फाई होंगी, सिक्योरिटी हमारी बढ़ती है। अब अगेन मैं अगर आपसे कहूँ कि इस लिस्ट को पकड़ें और रट्टा मारना शुरू कर दें तो ये जुल्म होगा आपके साथ। ये रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं। एक दफ़ा समझ आ गई तो अपने अल्फाज में लिखें। किसी भी चीज़ को हार्ड क्रैम से गुजारने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा इस लिस्ट को देख लें जल्दी से। लिस्ट समझ आती है? हाँ, ऑटोमेट, सब कुछ ऑटोमेशन के साथ चलता है। यप, हर मॉड्यूल दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक और सवाल आपसे पूछूं कि ईआरपी एक सिस्टम लगाना चाहता है, उसमें क्या मसले आ सकते हैं, और आपसे कहूँ रट्टा मारना शुरू कर दें, ज़्यादती है। मुझे आप लोग बताएं क्या क्या चैलेंजेस होंगे कंपनी को अगर वो एक अच्छा ईआरपी लगाने में इंटरेस्टेड है तो। पहला चैलेंज क्या होगा? हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट। नंबर 2, चेंज मैनेजमेंट। पहले एक सिस्टम पुराना चल रहा होगा, आप एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ हर्डल कर सकते हैं, जहाँ पे वो सेट टाइम वो कहेंगे यार हमें तो अब नौकरी से हिलाया जा रहा है। डेटा को एक से निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करने में मसला आ सकता है। और बताएं, और बताएं। न्यू सिस्टम है तो ज़्यादा डेटा लीक हो सकता है अगर उसके ऊपर जल्दी से आपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं लगाए। फिर एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर में इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। पढ़े सर, पढ़ लो। समझ आता है? समझ आता है? तो अगेन कुछ भी रटना नहीं है। अभी तक हम लोगों ने 2 बातें कर ली हैं। चैप्टर 7 पहले कर लिया था हम लोगों ने, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी समझ आ गई तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यूज़ समझ आ गए तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर आप अपने ज़ाती अल्फाज में लिख सकते हैं, बस एक शर्त है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।